तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह गार्डियन गॉड लिन फेंग को मारने ही वाला होता है कि तभी लिन फेंग की बॉडी के अंदर से निकलकर एक रियल गॉड बाहर आता है और अब वह उस गार्डियन गॉड को वार्निंग देते हुए बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर लिन फेंग को टच भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह सुनते ही वह गार्डियन गॉड काफी ज्यादा डर जाता है, पर इसके बावजूद वह हिम्मत दिखाते हुए बोलता है मैं इस वर्ल्ड का गार्डियन गॉड हूँ और मुझे यहाँ पर इस वर्ल्ड के रूल्स को मेंटेन करने के लिए रखा गया है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस वर्ल्ड के रूल्स को नहीं टूटने दूंगा, इसके लिए भले ही मुझे तुमसे फाइट ही क्यों ना करना पड़े। यह सुनते ही वह रियल गॉड बोलता है तो क्या तुम सच में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? और अब वह स्माइल करते हुए उस गार्डियन गॉड की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर उस गार्डियन गॉड की हालत खराब होने लगती है। तभी वह रियल गॉड अपनी पावर को रिलीज करता है। अब उस रियल गॉड की पावर को देखते ही गार्डियन गॉड की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज शांत हो जाओ, मैं लिन फेंग को हर्ट नहीं करूंगा, पर मुझे मेरे इस वर्ल्ड के रूल्स को भी मेंटेन रखना है, इसके लिए प्लीज मेरी 1 मिनट बात सुनो। यह बोलते हुए वह उस रियल गॉड को एक एनर्जी बॉल देता है। तभी वह रियल गॉड बोलता है आखिर यह क्या है? अब वह गार्डियन गॉड बोलता है यह एनर्जी बॉल बस यहाँ पर लिन फेंग की डीमन मार्शल सोल और उन सभी ट्रेजर्स की पावर को सप्रेस कर देगा, जिसे लिन फेंग फॉरबिडन एरिया से यहाँ पर लेकर आया है, जिससे लिन फेंग उन ट्रेजर्स की पूरी पावर का यूज नहीं कर पाएगा और मेरे द्वारा दिए गए इस एनर्जी बॉल से ना ही यहाँ पर तुम्हारे ओरिजिन को कोई खतरा होगा और ना ही लिन फेंग को। मैं बस मेरे इस वर्ल्ड में पावर का बैलेंस बनाए रखना चाहता हूँ, तो प्लीज यहाँ पर शांत दिमाग से इस बारे में सोचो। यह सुनते ही रियल गॉड बोलता है ठीक है, मुझे तुम्हारा यह ऑफर मंजूर है। यह बोलते हुए वह वापस से लिन फेंग की ओर जाने लगता है। वहीं पर लिन फेंग की सोल सी के अंदर छिपा थंडर ड्रैगन यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी वह रियल गॉड थंडर ड्रैगन की ओर देखने लगता है, जो देखते ही वह थंडर ड्रैगन हैरान होते हुए बोलता है आखिर तुम मुझे देख कैसे सकते हो? मैं तो जेड बटरफ्लाई का एक ब्लड लाइन स्पिरिट हूँ और बिना जेड बटरफ्लाई की पावर को अनलीश किए कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं देख सकता है। तभी वह रियल गॉड बोलता है तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर और क्या क्या कर सकता हूँ, तो शांति से अपनी जगह पर जाकर सो जाओ और अभी इस जगह पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में लिन फेंग को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। यह बोलते हुए वह रियल गॉड दोबारा से लिन फेंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। अब उस गॉड के वहां से जाते ही थंडर ड्रैगन लिन फेंग की सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है आखिर वह गॉड था कौन? उसकी पावर मुझसे भी ज्यादा थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो वह सभी रियल गॉड से भी ज्यादा पावरफुल था। वह किंग गॉड था। पर मैं यहाँ पर यह सोच रहा हूँ कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल गॉड लिन फेंग की बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? कहीं लिन फेंग किसी एंशिएंट गॉड का रेइनकार्नेशन तो नहीं? और अब तक मुझे यहाँ पर लग रहा था कि लिन फेंग बस लकी है, जिस वजह से उसे इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स और ट्रेजर्स मिल जाते हैं और वह इतनी आसानी से उनके ऊपर कंट्रोल पा लेता है। पर अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि यह सब कुछ लिन फेंग के लक की वजह से नहीं बल्कि उसकी ब्लड लाइन पावर की वजह से हो रहा था। साथ ही साथ अब मुझे यह भी समझ में आने लगा है कि आखिर लिन फेंग के पास इतनी ज्यादा पावरफुल फिनिक्स मार्शल सोल क्यों है, वो भी एक एंशिएंट गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल। मैंने सच में एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन को अपना सक्सेसर चुना है और आज यहाँ पर यह सब कुछ देखने के बाद मुझे और भी जल्द से जल्द लिन फेंग को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में लिन फेंग का सामना किन लोगों के साथ होने वाला है। यह बोलते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है चाहे जो भी हो यह सब कुछ देखने में मुझे सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। और यह बोलते हुए वह दोबारा से लिन फेंग के सोल सी के अंदर जाकर सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें टाई सेक्ट का हॉल दिखाया जाता है, जहां पर टाई सेक्ट के सभी मास्टर्स एक साथ बैठे हुए होते हैं। वहीं पर उन्हें जब यह पता चलता है कि लिन फेंग ने टाई सेक्ट के सभी लोगों को बचाने के लिए डीमन एम्परर के साथ फाइट किया और वह उसकी पावर को सप्रेस करने के लिए उसी जगह पर रुक गया, तो सभी लोगों को यह लगने लगता है कि लिन फेंग ने टाई सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया। और अब एक लेडी मास्टर बोलती है लिन फेंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन था। अगर वह कुछ सालों तक और हमारे साथ रहकर यहाँ पर कल्टीवेशन करता तो वह हमारे सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन सकता था।
जिस वजह से हमारा सेक्ट भी यहाँ पर वापस से हमारी टेरिटरी का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बन जाता। पर अफसोस लीन फेंग यहाँ पर मारा गया। तभी मैंगटियान बोलता है, आखिर आप सभी लोग यह किस तरह की बातें कर रहे हो? अंकल फेंग अभी भी जिंदा है, मैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी भी सेंस कर सकता हूँ। तभी टाई सेक्ट के मास्टर बोलते हैं, मैं भी यह आशा करता हूँ कि लीन फेंग यहाँ पर जिंदा हो, और अगर लीन फेंग उस जगह से सही सलामत वापस लौट आता है तो हमारा टाई सेक्ट नॉर्थर्न टेरिटरी का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बन जाएगा। पर जब तक लीन फेंग वापस नहीं लौटता है तब तक मैंगटियान तुम्हें इस जगह पर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि लीन फेंग के जाने के बाद तुम ही यहाँ पर हमारे आखिरी सहारे बचे हुए हो, और अब तुम ही वह पर्सन हो जो हमारे टाई सेक्ट को दोबारा से नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा सकते हो। तभी सुप्रीम एल्डर बोलते हैं, हमें यहाँ पर मैंगटियान का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि फ्लेम वैली, स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट की गंदी नजर मैंगटियान के ऊपर है, और वह लोग मैंगटियान को हर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी एक सोल्जर भागते हुए उस जगह पर आता है और अब वह सेक्ट के मास्टर से बोलता है, मास्टर, एक मिस्टीरियस पर्सन अचानक से हमारे सेक्ट के दरवाजे पर आया और उसने मुझे यह टोकन देते हुए मुझसे कहा कि हमारा टाई सेक्ट खतरे में है, तो मैं जल्द से जल्द यह टोकन आप तक पहुंचा दूं। अब टाई सेक्ट के पैट्रियार्क उस टोकन को देखते हैं तो उसके अंदर एक मैसेज होता है जिसे क्विनरू ने रिकॉर्ड करके उनके लिए उनके पास भेजा होता है। वहीं पर क्विनरू उन्हें बता रही होती है कि स्वॉर्ड अलायंस, ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और फ्लेम वैली तीनों ही सेक्ट ने आपस में हाथ मिला लिया है, और वह तीनों अपने अपने एंसेस्टर्स को लेकर कभी भी टाई सेक्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी एल्डर चू बोलते हैं, मुझे लगा ही था कि एक न एक दिन यह जरूर होगा। स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट हमें यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के फिराक में थे, और अब फ्लेम वैली ने भी उनके साथ हाथ मिला लिया है। साथ ही साथ उनके पास अभी एक अच्छा मौका है हम पर अटैक करने का। वह तीनों एक साथ मिलकर हम पर अटैक करके मैंगटियान के पास मौजूद सभी कीमती ट्रेजर्स इससे छीनना चाहते हैं। और अब एल्डर चू मैंगटियान से बोलते हैं, मैंगटियान, इस जगह की सिचुएशन खराब होने वाली है, तो फिर क्यों ना तुम वापस अपने घर लौट जाओ। तभी वहां पर बैठी हुई एक लेडी मास्टर बोलती है, नहीं, हम यह नहीं कर सकते हैं, क्या पता उन तीनों सेक्ट के जासूस यहाँ पर चारों ओर फैले हो, और अगर उन्हें यह बात पता चल गई कि मैंगटियान वापस अपने घर जा रहा है तो वह रास्ते में ही मैंगटियान को कैद कर लेंगे। यह सुनते ही टाई सेक्ट के पैट्रियार्क खड़े होते हुए बोलते हैं, हमें यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंगटियान को बचाना होगा, पर हम अकेले यहाँ पर उन तीनों सेक्ट का सामना नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। और अब वह मैंगटियान की ओर देखते हुए बोलते हैं, मैंगटियान, क्यों ना तुम अपने मैंग फैमिली के एंसेस्टर्स को यहाँ पर बुला लो। अब यह सुनते ही मैंगटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने तो सेक्ट के सभी लोगों को यह बताया था कि मैं चू फैमिली का मेंबर हूँ, तो आखिर सेक्ट के पैट्रियार्क को यह कैसे पता चल गया कि मैं चू फैमिली का नहीं बल्कि मैंग फैमिली का मेंबर हूँ। तभी पैट्रियार्क बोलते हैं, मैंगटियान, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि कुछ महीनों पहले मास्टर मैंगजीबी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मदर तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है, पर मैंने उन्हें यहाँ की सभी सिचुएशन के बारे में समझाया, जिसके बाद वह यहाँ से वापस लौट गए। अब यह सुनते ही वहाँ पर खड़ी चूलियान सोचने लगती है, तो क्या मैंगटियान मेरी कजन क्विनक्यू का बेटा है? मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह पर मैंगटियान की दोनों बहनों को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट करते हुए ट्रेनिंग कर रही होती है। वहीं पर बगल में ही बैठी हुई क्विनक्यू मैंगटियान के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी मैंगटियान क्विनक्यू के द्वारा दिए गए एक जेड टोकन का यूज करते हुए क्विनक्यू को कांटेक्ट करता है। अब मैंगटियान को देखते ही उसकी दोनों बहनें भागते हुए उसके पास आती हैं। तभी मैंगटियान बोलता है, मदर, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं फॉरबिडन एरिया से वापस लौट चुका हूँ, साथ ही साथ मैं वहाँ से काफी कीमती ट्रेजर्स भी लेकर आया हूँ, और उस ट्रेजर का यूज करते हुए हमारी मैंग फैमिली के एंसेस्टर अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं, जिसके बाद कोई भी हमारे मैंग फैमिली को बुली नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही क्विनक्यू वहां पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी मैंगटियान बोलता है, मदर, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही मैंग फैमिली में वापस आऊंगा और मैं उस जगह पर हुआनफू क्विंटियान को कुत्ते की तरह मारूंगा।
अब यह सुनते ही मैंगटियान की दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं पर क्वीन क्यू बोल रही होती है, मैंगटियान तुम सच में एक टैलेंटेड बच्चे हो और अगर तुम्हारे फादर तुम्हें यह सब कुछ करते हुए देखते तो वह सच में तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील करते। अब मैंगटियान उस जेड टोकन का यूज करते हुए अपने नाना को कांटेक्ट करता है। अब उसके ग्रैंडफादर मैंगटियान को देखते ही हैरान होते हुए बोलते हैं, मैंगटियान मैं देख पा रहा हूँ कि पहले के मुकाबले तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। मैंगटियान बोलता है, इतना ही नहीं, मैंने फॉरबिडन एरिया से कई सारे इनहेरिटेंस प्राप्त किए हैं, साथ ही साथ मेरे पास काफी कीमती ट्रेजर्स हैं और अगर मैं चाहूँ तो आपको वह ट्रेजर्स दे सकता हूँ जिसका यूज करके आप अपनी मैंग फैमिली के एंसेस्टर की कल्टीवेशन को रिकवर कर सकते हो। यह सुनते ही मैंगटियान के ग्रैंडफादर खुश होते हुए बोलते हैं, तो आखिर तुम्हें यहाँ पर किस बात का इंतजार है, जल्दी से उन सभी ट्रेजर्स को लेकर मेरे पास आओ। अगर लॉर्ड यूनमैंग की कल्टीवेशन यहाँ पर रिकवर हो जाती है तो हमारे मैंग फैमिली की ओर कोई भी नजरें उठाकर नहीं देख पाएगा और ऐसा करने की वजह से तुम हमारी मैंग फैमिली के हीरो बन जाओगे। मैंगटियान बोलता है, आखिर इस जगह पर हीरो बनना कौन चाहता है, मैं बस यहाँ पर आपसे 2 प्रॉमिस चाहता हूँ। पहला, कि आप मेरी मदर को हुआन फू क्विंटियान के साथ शादी करने के लिए फोर्स नहीं करोगे और दूसरा, नॉर्थर्न टेरिटरी में मौजूद ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट, स्वॉर्ड अलायंस और फ्लेम वैली तीनों सेक्ट ने आपस में हाथ मिलाकर टाई सेक्ट के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस फाइट में आप और एंसेस्टर यूमैंग टाई सेक्ट की ओर से फाइट करो और अगर आपको मेरी यह दोनों शर्तें मंजूर है तो मैं आपको अपने पास मौजूद ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही मैंगटियान के ग्रैंडफादर बोलते हैं, ठीक है, मैं एंसेस्टर यूमैंग से पूछने के बाद इसके बारे में तुम्हें बताता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट दिखाया जाता है, जहां पर काफी तेजी से उड़ते हुए ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर आते हुए एक जगह पर बैठ जाता है और अब वह अपने सामने खड़े ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के सभी मास्टर को देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम लोग सच में टाई सेक्ट के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हो? और क्या मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही सुना है कि टाई सेक्ट के डिसाइपल्स फॉरबिडन एरिया से एंशिएंट इनहेरिटेंस और ट्रेजर्स लेकर आए हैं? ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर हमेशा हिलाते हैं। तभी बगल में खड़ा एक एल्डर बोलता है, एंसेस्टर, फ्लेम वैली और स्वॉर्ड अलायंस भी हमारे साथ मिलकर टाई सेक्ट के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। यह सुनते ही एंसेस्टर खड़ा होते हुए बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ इस वॉर को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्वॉर्ड अलायंस के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए अपने स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर के पास जाकर उन्हें इन सभी चीजों के बारे में बताता है, जो सुनते ही स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर भी इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यह देखते ही स्वॉर्ड अलायंस के सभी एल्डर्स हंसते हुए बोलने लगते हैं, हमें कई सालों से इस दिन का इंतजार था और आज फाइनली हम लोग टाई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। दूसरी ओर फ्लेम वैली का मास्टर भी अपने कई सारे एल्डर्स और एंसेस्टर के साथ टाई सेक्ट की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, इस वॉर में टाई सेक्ट, स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट को मैं आपस में फाइट करने के लिए छोड़ दूंगा, जिसके बाद यह तीनों सेक्ट वॉर की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और फिर मैं अपनी पावर का यूज करते हुए इन तीनों सेक्ट के ऊपर कब्जा कर लूंगा। वहीं पर खड़ी क्विनरू यह सब कुछ होते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अभी भी उसी जगह पर बेहोश पड़ा होता है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।